हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइव प्रोसेसेस चैप्टर को एंड दिस इज द पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर। पिछले क्लास में हमने जिसको पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होता है एंड उसके इक्वेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, अरेबिक एंड अरेबिक सारी चीज़ हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, तो आपको ये पैसेज ऑफ एयर आ जाएगा, राइट। पैसेज ऑफ एयर यानी कि एयर किधर से पास हो रहा है, नोज से होते हुए यहाँ आएगा विंड पाइप तक, राइट। एंड फिर विंड पाइप बाइफरकेट होके जाएगा लंग्स में। ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये होल स्ट्रक्चर जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिसके बाद में हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे नेजल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, एल्वियोलाई हो गया, एवरीथिंग वी विल डिस्कस एवरीथिंग, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैसेज ऑफ एयर के बारे में, यानी कि हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो ब्रीद इन करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, एयर अंदर जाता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि किस किस पार्ट से होते हुए वो हमारे लंग्स तक जाता है, तो वो आपका हो गया पैसेज ऑफ एयर, राइट। पैसेज ऑफ एयर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, हमारा जो नोज है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एयर इनहेल करते हैं। तो नोज में जो ये ओपनिंग है, दो ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो एयर जो है दैट इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। कितने होते हैं नॉस्ट्रिल्स? ये होता है 2। ठीक है, क्या होता है, 2 होता है नॉस्ट्रिल्स, ओपनिंग जो है सो 2 होता है। उसके बाद एयर जो है सो नोज के अंदर जाता है, तो नोज के अंदर जो रास्ता है ना उसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल पैसेज, तो वहां जाता है आपका एयर। तो वही कह हेयर, एयर इज फिल्टर्ड, इस पैसेज में जाता है। तो देखिए इस पैसेज में क्या होता है ना, फाइन हेयर होता है, पता पता एकदम हेयर होता है। तो क्या होता है कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो उसके साथ बहुत सारा डस्ट पार्टिकल भी मे बी की प्रेजेंट हो, तो वो भी एंटर कर जाता है। तो उसको फिल्टर करने का काम वो हेयर करता है। ठीक है, नोज में जैसे बहुत सारा हेयर होता है, वो क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है ना, एयर को फिल्टर किया जाता है, किसके थ्रू, तो फाइन हेयर्स। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि नेजल पैसेज में अंदर जो लेयर, वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, कुछ सेल्स का कलेक्शन होता है सरफेस पे, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। वो क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है। क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है कि जर्म्स वगैरह जो एंटर करता है अलोंग विद द एयर, एयर के साथ उसको ट्रैप करता है एंड किल करता है। और साथ में जो एयर को मॉइस्चर भी करता है। एयर जो है ना अगर ड्राई है तो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये सब काम आपका नेजल पैसेज में होता है। सबसे पहले क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे फिल्टर किया गया। ठीक है, फिल्टर किया किस चीज को, डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर किया गया। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप किया गया। ठीक है, किसको, जर्म्स को। ठीक है, जर्म्स बाय म्यूकस। म्यूकस यहाँ पे क्या हुआ, जर्म्स को ट्रैप किया। साथ में क्या हुआ कि मॉइस्चर इज एडेड। ठीक है, मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर जो है ना उसको ऐड किया गया, यानी कि अगर ड्राई एयर है तो उसको मॉइस्चर किया गया। ठीक है, मॉइस्चराइज किया गया है, ये सब होता है। एंड अगर कम या ज्यादा टेम्परेचर है तो उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाने का भी काम यहाँ पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा फेरिंग्स। ठीक है, वो पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया होता है। फेरिंग्स क्या होता है, लेट मी शो यू। डायग्राम इज देयर, यस। यहाँ पे जो आपका क्या है कि ये यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स है, इधर से एयर पास किया, और ये क्या हुआ, नेजल चैम्बर है। ठीक है, चैम्बर है, नेजल पैसेज भी बोला जाता है उसको। उसके बाद आपका हो गया ये वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है फेरिंग्स। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने पढ़ा था कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ये जैसे हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये क्या है, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। तो ये कॉमन पैसेज, इधर से एयर भी जाता है। जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो एयर भी इधर से मूव करता है। अगर हम फूड कंज्यूम करते हैं तो फूड भी इधर से मूव करता है। तो ये कॉमन रास्ता है। ठीक है, तो इधर से दोनों चीज पास करता है, फेरिंग्स। उसका फेरिंग्स जहाँ पे खत्म होता है तो वहां पे आपका आ जाता है लैरिंग्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, लैरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है
उसके बाद आपका क्या आ जाता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये वाला पोर्शन जो है ये, ठीक है, यहाँ पे आप यू कैन फील इट, यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, ठीक है, इसलिए तो इसको ये क्या कहता है, वॉइस क्रिएट करता है। तो इसको जो वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी हम लोग कहते हैं, राइट। एंड यू कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन, कहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रखोगे वाइब्रेशन होता है, ठीक है, एंड यू कैन फील थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है, प्रोट्रूटेड रहता है। तो ये आपका हो गया वॉइस बॉक्स, जिसको हम लैरिंग्स भी कहते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। तो इधर से होते हुए आपका क्या होता है, पास करता है, और लैरिंग्स का आपका ये पूरा पोर्शन हो गया क्या, ये हो गया आपका विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप हो गया, या फिर इसी को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, राइट। अगर हम लैरिंग्स के बाद वाला पोर्शन की बात करें, ये वाला पोर्शन, ये इसी को हम ट्रैकिया बोलते हैं या फिर विंड पाइप, विंड पाइप, ठीक है, राइट। तो विंड पाइप से होते हुए क्या होता है कि एयर आगे की तरफ मूव करता है, ओके। विंड पाइप के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमने बोला विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है। कार्टिलेजिनस रिंग्स का मतलब हो गया कि इसमें कार्टिलेज का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज टिश्यू है वो होता है प्रेजेंट, राइट। अगर आप देखेंगे गौर से, इसमें लाइनिंग टाइप का होगा न्यू, इसमें क्या होता है, रिंग्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, रिंग्स प्रेजेंट रहता है, ओके। तो क्या होता है कि रिंग्स प्रेजेंट रहने से क्या होता है कि ये कोलैप्स नहीं होता, पिचकता नहीं। जब एयर इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, जब एयर एक्सहेल कर देते हैं तो ये कोलैप्स नहीं होता है। रिंग्स जो इसमें प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, इसको डिस्टेंटेड रखता है। जैसे आप इमेजिन करो ना कि जैसे बलून है, ठीक है, बलून में अगर हम बहुत सारा रिंग्स लगा देंगे मेटल का या फिर प्लास्टिक का, ठीक है, तो उसमें एयर अगर हम बाहर में निकाल देंगे, ठीक है, तो वो पिचकेगा नहीं, क्योंकि रिंग्स उसको फैला करके डिस्टेंट करके रखेगा, एक्सपेंड करके रखेगा। तो यहाँ पे कार्टिलेज का जो रिंग होता है ना, वो क्या करता है, इसको एकदम एक्सपैंड करके रखता है। क्या करता है, एक्सपैंड करके रखता है। एंड एक और चीज, ये जो रिंग्स होता है ना, ठीक है, ये जो आपका कार्टिलेजिनस रिंग्स हुआ, ठीक है, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है, कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है, ये कैसा होता है, तो ये सी शेप रहता है, ठीक है, सी शेप का रहता है। सी शेप का कहने का मतलब पूरा मतलब सर्कुलर नहीं रहता है, पूरा गोल नहीं रहता है, ठीक है, ऐसे आगे से ऐसे गोल रहता है और पीछे कट रहता है, तो सी शेप का हो गया। ऐसे रहेगा आपका, ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा मोटा बना सकते हैं आप, ऐसे करके बहुत सारा रहता है, एक, फिर उसके नीचे दूसरा, फिर उसके नीचे तीसरा, ऐसे करके बहुत सारा क्या होता है, कार्टिलेज का रिंग्स रहता है। ये क्या करता है कि उसको एकदम एक्सपैंड करके रखने में हेल्प करता था कि वो कोलैप्स ना हो जब उसमें एयर ना हो तो, राइट। अब आगे आते हैं कि विंड पाइप को अगर आप देखिए तो विंड पाइप जो है ना नीचे आएगा, और लंग्स में एंटर करने से पहले विंड पाइप क्या होता है ना कि दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, दो ब्रांच में। जैसे विंड पाइप है, आप यहाँ देखेंगे इधर एक ब्रांच निकला और इधर एक ब्रांच निकला, ठीक है, ये दोनों ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई तो प्लूरल टर्म है, एक को अगर हम बोलेंगे तो ब्रोंकस बोलेंगे, BRONCHUS, ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। एक को हम ब्रोंकस बोलेंगे एंड दोनों को ब्रोंकाई बोलेंगे। तो देखिए क्या होता है कि नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज, उसका फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स एंड विंड पाइप। विंड पाइप आगे जाके क्या होता है, बाइफरकेट हो जाता है। बाइफरकेट मींस दो में डिवाइड हो जाता है, एंड दोनों ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, जो कि लंग्स में एंटर करता है। विंड पाइप डायरेक्टली एंटर नहीं करता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, ठीक है, कि विंड पाइप के बाद क्या आ गया आपका, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का सिंगुलर क्या हमने देखा, ब्रोंकस, ठीक है। क्या कह रहा है कि विंड पाइप जो है ना वो डिवाइड होता है इनटू टू ब्रांचेस। विंड पाइप दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जो कि एंटर करता है लंग्स में, ठीक है। कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो इसी दोनों ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई, जिसका सिंगुलर होता है ब्रोंकस, ठीक है। क्या होता है, ब्रोंकस। और यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि भाई ये जो है ना आपका ब्रोंकाई, तो इसमें भी कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है। क्या होता है, इसमें भी कार्टिलेज का रिंग्स रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम को, इसमें तो उतना विजुअल है नहीं, बट इसमें भी क्या होगा कि कार्टिलेजिनस रिंग्स रहता है, ताकि एकदम डिस्टेंटेड रहे, जब इसमें एयर ना रहे तब भी एकदम ये कोलैप्स ना कर जाए, राइट।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट ब्रांच हो जाएगा ब्रोंकियोल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रोंकियोल। तो ब्रोंकियोल क्या है कि देखिए लंग्स के अंदर जब जाता है ना ब्रोंकस, तो क्या होता है कि ब्रोंकस भी डिवाइड हो जाता है बहुत सारे ब्रांचेज में। ठीक है, मेनी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोला जाता है इसको? ब्रोंकियोल्स बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए ये तो विंड पाइप है, राइट, ये विंड पाइप है। लेट मी टेक अनदर कलर। यस, ये विंड पाइप है। विंड पाइप देखें कि यहाँ पे ब्रांच हुआ, ठीक है, इस ब्रांचेस को हम बोलेंगे ब्रोंकाई, राइट, सिंगुलर ब्रोंकस है। अब ब्रोंकस से अगर हम देखेंगे, हर एक ब्रोंकस से लंग्स में एंटर करने के बाद इससे ब्रांचेज निकल रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? ब्रांचेज निकल रहा है। तो इस ब्रांचेज सबको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या बोला जाता है? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स का भी टाइप होता है। ठीक है, सबसे पहला जो ब्रांच है, ठीक है, ये आपका है ब्रोंकस। ब्रोंकस से जो पहला निकला है इसको प्राइमरी ब्रोंकियोल बोलते हैं। राइट, ये ब्रांच है। ठीक है, ये आपका हो गया प्राइमरी ब्रोंकियोल। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकियोल से फिर दूसरा निकला। ठीक है, जितना भी ये सब इससे निकल रहा है ना प्राइमरी वाले से, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकियोल। और सेकेंडरी से जो फिर निकल रहा है, जैसे ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी से फिर ब्रांचेज निकला, इसको बोला जाता है टर्शियरी ब्रोंकियोल। क्या बोला जाता है? टर्शियरी ब्रोंकियोल। तो अभी हमने देखा कि अगर पैसेज की बात करें, ठीक है, तो क्या क्या हो गया अगर हम सीक्वेंस में पढ़े तो, वेट, यस, अगर हम पढ़े इसको तो सबसे पहले हमने देखा नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नॉस्ट्रिल से कहा गया नेजल चैम्बर। ठीक है, नेजल चैम्बर या फिर नेजल पैसेज भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद कहा गया तो फैरिंग्स, यही कॉमन पैसेज है। फैरिंग्स के बाद कहा गया तो लैरिंग्स, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। ठीक है, क्योंकि वॉइस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसी की वजह से हम बोल पाते हैं। वॉइस बॉक्स में क्या होता है ना, दो जो स्ट्रिप होता है, मतलब इसका स्ट्रिप होता है, ठीक है, फ्लैट स्ट्रिप होता है रिबन के जैसा, और एयर मूव करता है तो वो वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होता है तो क्या होता है ना कि साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट, वॉइस प्रोड्यूस होता है, हम बोल पाते हैं, वोकल कॉर्ड्स होता है। ठीक है, वो जो स्ट्रिप होता है उसको बोला जाता है वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स जो कि हमको बोलने में हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। लैरिंग्स के बाद अगर हम बात करें तो लैरिंग्स के बाद आपका हो गया विंड पाइप। क्या हो गया? विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। ठीक है, विंड पाइप के बाद क्या हो गया? हमने देखा था विंड पाइप जो आगे जाके बाइफरकेट होता है, दो में डिवाइड होता है, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, क्या? ब्रोंकाई, राइट। ब्रोंकाई फिर क्या होता है कि लंग्स में जब एंटर करता है तो वो ब्रांचेज में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, क्या बोला जाता है? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स का अगर हम देखें, इस डायग्राम में क्लियर नहीं है, हर एक ब्रोंकियोल्स के एंड पे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक, छोटा छोटा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। तो वो क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं, राइट। एल्वियोलाई का सिंगुलर होता है एल्वियोलस। क्या होता है सिंगुलर? एल्वियोलस। ठीक है, तो आपका हो गया, लास्ट में आ जाता है एल्वियोलाई में। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। यही वो जगह है जहां पर क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, यानी कि एयर जो हमारे बॉडी में गया, उस एयर में से ऑक्सीजन जो डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएगा, एंड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर एयर में आएगा, वो काम आपका एल्वियोलाई में ही होता है। तो एल्वियोलाई ही ये जगह है जहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेज का। ठीक है, क्या होता है? गैसेज का एक्सचेंज होता है, राइट। चलिए, तो इतना हमने पढ़ लिया। लास्ट में आप जो, ये तो पैसेज हो गया, लास्ट में तो आपका आ जाएगा एल्वियोलाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये है आपका साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज के एक्सचेंज का साइट है ये। ठीक है, यहीं पे क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग
स्टडी कर लेते हैं कि भाई एल्वियोलाई क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एयर हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और कहाँ पे रहेगा ये स्ट्रक्चर? एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, यानी कि ब्रोंक्यूल्स जहाँ पे खत्म हो रहा है, जहाँ पे उसका एंडिंग है, तो वहां पे होगा। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स कहाँ पे खत्म हो रहा है? देख रहे हैं यहाँ ब्रांच है तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पे, यहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो ब्रोंक्यूल्स के एंड में रहता है। और अच्छा अगर पिक्चर देखें इसका, ये है जैसे ब्रोंक्यूल है ना, ठीक है, ब्रोंक्यूल जैसे आ रहा है यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला है, तो इसको बोला जाता है एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं हम? एल्वियोलाई। ठीक है, तो एयर इधर से आएगा आपका कहाँ? फाइनली एल्वियोलाई में आएगा। और एल्वियोलाई का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके अराउंड बहुत सारे ब्लड वेसल्स है। ब्लू एंड रेड में जो देख रहे हैं ना, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड प्रेजेंट है। और एल्वियोलाई का जो लेयर होता है ये, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन होगा, लेयर होगा, वो बहुत ही पतला होता है, बहुत थिन होता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है ना, इजिली डिफ्यूज होके क्या होगा? ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अंदर से निकल के आएगा, ब्लड में चला जाएगा। राइट, तो डिफ्यूजन यहीं पे होता है, एल्वियोलाई में ही होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इट इज द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। अच्छा, रेस्पिरेटरी गैसेज किसको बोला जाता है? तो रेस्पिरेटरी गैसेज बोलते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेज वो गैसेज होता है जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो। तो हमारे रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का यूज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। तो इस दोनों को, किसको? ऑक्सीजन, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी गैसेज। ठीक है, अब अगर हम बात करें वॉल जो है ना एल्वियोलाई का, उसमें बहुत सारा क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है, मतलब एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? जाल बिछा रहता है ब्लड वेसल्स का। अगर आप देखें तो एल्वियोलाई के ऊपर एकदम पूरा का पूरा क्या है? लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। राइट, ताकि जो ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में आ सके। ओके, क्या कहा कि ब्लड जो है ना, दैट ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई एंड ऑक्सीजन जो है ना एल्वियोलाई एयर का, दैट इज टेकन अप इनटू द ब्लड। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमने एयर इनहेल किया है, वो एयर जो है ना आया यहाँ पे, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन क्या होगा? ठीक है, ऑक्सीजन मतलब इस एयर में से, एल्वियोलस में जो एयर है उसमें से निकल के ऑक्सीजन आएगा ब्लड में, एंड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ आएगा? एल्वियोलस में जो एयर है उसमें। एल्वियोलस में जो एयर होता है ना, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर एयर। ठीक है, एल्वियोलर एयर। राइट, तो एल्वियोलर एयर में से क्या होगा कि ब्लड जो है ना, ऑक्सीजन जो है वो जाएगा ब्लड में। ठीक है, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा एल्वियोलर एयर में। ठीक है, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूज होकर ब्लड में, अब ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो आ गया इस एयर में। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर जो है ना, इधर से मूव करते हुए ब्रोंकियल से होते हुए ब्रोंकाई होते हुए जो है क्या होगा? हम एक्सहेल कर देते हैं बाहर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पैसेज कहाँ से स्टार्ट हुआ? नॉस्ट्रिल के बाद हमने देखा नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, उसके बाद आपका हो गया फैरिंग्स, लैरिंग्स, विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। विंड पाइप फिर डिवाइड होता है दो में, जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स के एंड पे होता है एल्वियोलस। क्या होता है ये? एल्वियोलस। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं? अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है ना, दैट प्रोटेक्ट द ब्रांच। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होता है वो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ताकि जब उसमें एयर ना हो तो वो कोलैप्स ना हो, उसको डिस्टेंटेड रखता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस क्या कहता है? रिंग्स कीप द ट्यूब्स डिस्टेंटेड। ठीक है, एक्सपेंडेड एकदम रखता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कह रहा है कि अपर पार्ट जो है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, दैट इज प्रोवाइडेड विद द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि लंग्स में एंटर करने से पहले, ठीक है, यानी कि आपका हो गया नेजल चैम्बर, फैरिंग्स, लैरिंग्स, विंड पाइप, इसमें बहुत फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया।
सीलिया क्या करता है, हमेशा बीट करते रहता है बैक एंड फोर्थ मोशन में, ठीक है। अगर कोई अनवांटेड पार्टिकल एंटर करता है तो उसको बीट करके बाहर करता है। हमको कफिंग मतलब स्नीजिंग होने लगता है ना समटाइम्स, तो क्या होता है कि स्नीजिंग का पर्पस होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया है उसको बाहर फेंकना है, ठीक है। तो उसके लिए स्नीजिंग होता है। अगर कोई पर्सन जो स्मोकिंग करता है तो वो क्या करता है कि ये जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सीलिया है, ठीक है, ये सब जो होता है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। दिस हेयर ड्यू टू, मतलब ये जो स्मोकिंग जो है ना डिस्ट्रॉय दिस हेयर ड्यू टू विच जम्प्स डस्ट स्मोक, ये सब जो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये सीलिया जो है ना ये जो अनवांटेड पार्टिकल सबको रिमूव करने में, मतलब अंदर जाने से रोकने में हेल्प करता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि स्मोकिंग के कारण जनरली होता है, सिगरेट वगैरह पीने के कारण, अगर ये हुआ तो क्या हो जाएगा कि ये जिसको भी रोकने का काम है, डस्ट पार्टिकल हो गया, जर्म्स हो गया, ये सबको तो रोक नहीं पाएगा। और रोक नहीं पाएगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में एंटर करेगा एंड उसके कारण कई सारा डिजीजेस होता है, इवन कि लंग्स कैंसर हो सकता है, ठीक है, लंग्स कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, लंग्स को डैमेज करता है, लंग्स कैंसर तक हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ गया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे होता है, देखिए ब्रीदिंग में हम क्या हुआ, पहला है मतलब ये टेकिंग द एयर इनसाइड द बॉडी एंड गिविंग आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, सॉरी टेकिंग द एयर इनटू द बॉडी एंड गिविंग आउट ऑफ द एयर, ओके, फ्रॉम द बॉडी। इस दोनों को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन, यानी कि एयर अंदर लेना बॉडी के नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, ठीक है। इसी को आप ब्रीद इन बोल सकते हैं, अंदर सांस लेना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसी को आप इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, एयर अंदर लेना तो इंस्पायरेशन, और एयर मतलब एक्सहेल जो करते हैं उसको हम एक्सपायरेशन भी बोल सकते हैं, एक्सपायरेशन। तो एक ही चीज के लिए कई सारे टर्म्स हैं, ये बोल दीजिए, ये बोल दीजिए, ठीक है। ब्रीद इन बोलिए, इनहेलेशन बोलिए, इंस्पायरेशन बोलिए, सेम है। ब्रीद आउट बोलिए, एक्सहेलेशन बोलिए, या फिर एक्सपायरेशन बोलिए, ये सब सेम है, राइट। तो क्या करा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में कि भाई ब्रीदिंग जो होता है ना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द ऑक्सीजन एंड रिमूविंग द, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर, क्योंकि हम जब ब्रीद इन करते हैं तो सिर्फ एयर नहीं जाता पूरा पूरा, सॉरी सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाता पूरा पूरा एयर हम लोग इनहेल करते हैं। जब ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर हम लोग बाहर छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बोल दीजिए, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, यानी कि देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए, जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं, ठीक है, इनहेल्ड एयर में अगर हम बात करें, ठीक है, इनहेल्ड एयर में बात करें तो इसमें ऑक्सीजन जो है ना ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि भाई एक्सहेल्ड एयर, जो हम सांस छोड़ते हैं बाहर जो एयर जाता है, तो एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सप्लाई हुआ है सेल्स को, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके लाया जाता है लंग्स में, और लंग्स के हेल्प से क्या करते हैं हम एक्सहेल कर देते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। अब आते हैं आगे, ये आपका दिखा रहा है ब्रीदिंग इन, यानी कि हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उस समय क्या क्या चेंजेस होता है जिसकी वजह से हम इनहेल कर पाते हैं, एंड ब्रीदिंग आउट, मतलब ब्रीदिंग आउट किस कैसे होता है, मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस होता है हमारे बॉडी में, जिसके हेल्प से क्या होता है कि हम ब्रीद आउट कर पाते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए होता क्या है ना कि ब्रीदिंग में जो है ना 3 चीज हेल्प करता है, ठीक है। ब्रीदिंग में 3 चीज हेल्प करता है। पहला आपका रिब्स, याद रखिएगा, रिब्स, ठीक है, जो रिब केज होता है ना, बोन्स, राइट, 12 पेयर होता है, 12 पेयर्स यानी 24, वो रिब्स हेल्प करता है। साथ में स्टर्नम हेल्प करता है। स्टर्नम होता है आगे बोन होता है जिसे रिब्स कनेक्टेड होता है, उसको स्टर्नम बोला जाता है। ये हो गया। एंड थर्ड आपका हो गया डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। ये तीनों क्या करता है, हेल्प करता है, दे हेल्प इन ब्रीदिंग,
ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में ये तीनों हेल्प करता है, राइट। तो देखिए अगर आप देखेंगे लंग्स जो होता है ना दोनों, ठीक है, ये दो लंग्स हो गया, लंग्स के ठीक नीचे जो है क्या होता है कि डायफ्राम होता है, मसल का एक लेयर होता है, क्या होता है, मसल का लेयर होता है। तो ये जनरली जो है ना डोम शेप में रहता है, ऐसे डोम शेप ऐसे रहता है नॉर्मल कंडीशन में। क्या होता है कि ये जैसे जब हम एयर इनहेल करते हैं ना तो उस समय ये चीज क्या होता है ना कि ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। तो ये डोम शेप था और ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। तो जब हम मतलब इनहेल करते हैं ना एयर, इनहेलेशन के समय ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, आप देख पा रहे हैं ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये क्या होता है, डोम शेप में रहता है, राइट। तो देखिए ब्रीद इन के समय जब हम इनहेल करते हैं तो उस समय क्या क्या चेंजेस आता है वो समझिए। सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में क्या होता है कि डायफ्राम डोम शेप में रहता है, ये मसल्स का लेयर है। बट इनहेलेशन के समय क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, यानी कि ये डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, ऐसे डोम शेप है तो नीचे की तरफ चला जाता है। तो इसी से क्या होता है कि ये इंक्रीज कर देता है चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम, ठीक है, ये चेस्ट कैविटी जो है जिसमें लंग्स प्रेजेंट है, इस होल स्पेस का जो क्या होता है वॉल्यूम बढ़ा देता है। डायफ्राम नीचे गया तो स्पेस बढ़ गया ना, तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब उसके बाद क्या होता है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होता है, ठीक है, देखिए इंटरकोस्टल मसल्स क्या होता है ना कि देखिए चेस्ट कैविटी में रिब केज में जो बोन्स होता है ना, रिब्स, ठीक है, रिब्स जो रहता है बहुत सारा ऐसे, यानी कि लेट मी शो यू द डायग्राम। ये जो रिब्स है ना, रिब्स, ठीक है, ये सारा रिब्स है। तो रिब्स जो है ना मसल से कनेक्टेड रहता है, ये मसल्स है, ठीक है, क्या है, मसल से कनेक्टेड है। तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ना तो मसल्स को एकदम, ये मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बोन्स जो है ना मतलब क्लोज आएगा, ठीक है, क्या होगा, क्लोज आएगा। तो इस ये जो मसल्स है इसी को बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोला जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स। तो देखिए क्या होता है कि पहली बात तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे हमने देखा कि भाई डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे की तरफ मूव किया, इसके कारण वॉल्यूम बढ़ा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें सेकेंड हमने क्या बोला कि इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि रिब्स ऊपर की तरफ मूव करता है एंड आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। क्या होता है कि डायफ्राम नीचे हुआ, उसके बाद इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेगा, आउटवर्ड एंड सॉरी अपवर्ड एंड आउटवर्ड। याद रखना है कि इनहेलेशन के समय पहली बार डायफ्राम नीचे गया, उसके बाद जो रिब्स जो होता है ना अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करता है। आप सांस लेने समय फील कर सकते हैं, ऐसे सांस लेंगे तो क्या होगा, ये आउटवर्ड मूव करता है और थोड़ा अपवर्ड मूव करता है। तो ऊपर की तरफ आया, बाहर की तरफ आया और डायफ्राम नीचे गया तो अंदर का स्पेस बढ़ गया, राइट, वॉल्यूम बढ़ गया, चेस्ट कैविटी का क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो अंदर वॉल्यूम बढ़ा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिस भी चीज में हमने गैस को रखा है, अगर जो भी कंटेनर में गैस रहता है उस कंटेनर का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा तो गैस के लिए क्या होगा कि उतना ज्यादा स्पेस मिल रहा है तो प्रेशर उतना कम लगाएगा उस कंटेनर के वॉल पे। तो अगर मान लेते चेस्ट कैविटी जो है वो बढ़ा तो स्पेस ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया उसका, उसके प्रेशर जो है लंग्स के अंदर प्रेशर वो लो हो गया, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हाई है। तो क्या होगा कि हाई प्रेशर से यानी कि बाहर से लो प्रेशर यानी कि अंदर लंग्स की तरफ क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा, एयर क्या करेगा, मूव करेगा, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए इनहेलेशन के समय ये डायफ्राम ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है, यहाँ पे डोम शेप था ऐसे, यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है। रिब्स जो है ना आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव किया तो क्या हुआ, अंदर स्पेस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर लो हो गया, प्रेशर लो हो गया, बाहर तो प्रेशर नॉर्मल है तो इससे ज्यादा हो गया प्रेशर। तो क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, एयर मूव करेगा। तो एयर मूव क्या था, ब्रीदिंग कर पाए। तो जनरली हम लोग समझते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं तब ये एक्सपैंड करता है, नहीं, ये एक्सपैंड करता है उसके वजह से हम सांस ले पाते हैं, ब्रीथ इन कर पाते हैं, इनहेल कर पाते हैं। ऐसा मत सोचना है कि भाई हम लोग मतलब इनहेल किए हैं ना उसके कारण जो क्या हो रहा है कि ये मतलब एक्सपैंड कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ा, ऐसा नहीं, वॉल्यूम बढ़ा उसके कारण मतलब इनहेल कर पा रहे हैं, प्रेशर लो हुआ तो, राइट। ऐसी जो अगर हम एक्सहेलेशन में बात करें
तो फिर वापस से जो ये डायफ्राम जो होता है नॉर्मल कंडीशन में आता है, डोम शेप में आता है। क्या आता है? डोम शेप में आएगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ लंग्स को क्या करे, ऊपर की तरफ धकेलेगा, पुश करेगा। देख रहे हैं? ठीक है, ऊपर अगर मूव करेगा तो क्या होगा, लंग्स पे फोर्स लगाएगा। तो ऊपर की तरफ मूव किया, लंग्स पे फोर्स लगाया। इसके बाद जो है रिब्स भी क्या हुआ, अंदर की तरफ आया, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव किया। तो लंग्स पे क्या हुआ, ये फोर्स लगाया, इनवर्ड आया एंड डाउनवर्ड आया तो क्या हुआ, लंग्स पे प्रेशर लगाया। तो अंदर क्या हो रहा है ना, लंग्स पे प्रेशर लग रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हुआ तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ जाएगा, स्पेस कम मिल रहा है भैया को। अंदर जैसे प्रेशर बढ़ गया, अंदर प्रेशर बढ़ गया। यस जी, हाँ बैठिए एक मिनट। चलिए, तो हमने समझ लिया कि ब्रीदिंग कैसे होता है, इनहेलेशन में क्या क्या चेंजेस आता है, एक्सहेलेशन में क्या क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो दोनों हमने पढ़ लिया कि भाई इनहेलेशन में जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण रिब्स जो है ना एंड स्टर्नम, ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम क्या होता है कि अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करता है। ठीक है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करता है। तो क्या होता है कि थोरेसिक की वॉल्यूम बढ़ जाता है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर लो होता है एंड एयर रश करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि लंग्स में मूव करता है। एक्सहेलेशन में जस्ट क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। यहाँ पे डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है तो अपने डोम शेप में आ जाता है, तो लंग्स को ऊपर फोर्स लगाता है। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होता है, रिलैक्स होता है, जिसके कारण जो रिब्स जो है ना डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव करता है। जिसके कारण देखिए क्या होता है कि थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, थोरेसिक वॉल्यूम कम होने से प्रेशर हाई हो जाता है, लंग्स के अंदर प्रेशर हाई हो गया, बाहर प्रेशर लो है, तो क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि लंग्स से बाहर की तरफ एयर रश करता है, तो हम एक्सहेल कर पाते हैं। ठीक है, ये था आपका। अब अगर हम बात करें कि लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम, देखिए लंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहता ही रहता है। ठीक है, आप कितना भी फोर्सफुली एक्सहेल करें, ठीक है, कितना भी फोर्स लगा के आप एक्सहेल करें, एयर रिमूव करें, फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह ही जाता है, खास करके जो सो एल्वियोलाई में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम is the amount volume of the air which remains in the lungs even after forceful exhalation, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ना, एयर का वॉल्यूम है, जो एयर जो है सो रह जाता है लंग्स में, हमेशा रहता है, इवन हम फोर्सफुली एक्सहेल कर देंगे तब भी रहेगा। ठीक है, ये आपका है। और इससे फायदा क्या होता है कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है लंग्स में, उससे फायदा क्या होता है, तो इससे फायदा क्या होता है कि प्रॉपर टाइम एक्सचेंज के लिए मिल जाता है, राइट। उसमें से क्या होता है कि जो आपका लंग्स में एयर है, ठीक है, एल्वियोलस में एयर है, उसमें से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में गया, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर लंग्स वाले एयर में आया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम तुरंत इनहेल किए, एक्सहेल किए, पूरा एयर निकल गया, तो क्या हुआ कि प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है एक्सचेंज होने में, और अच्छी क्वांटिटी में हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा हमारे सेल्स को, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से रिमूव हो पाएगा, क्योंकि टाइम कम रहेगा। वही अगर रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन है उसको प्रॉपर टाइम मिल जाता है डिफ्यूज होकर ब्लड में जाने के लिए, एंड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज होकर बाहर आने के लिए भी टाइम मिल जाता है, तो प्रॉपर टाइम मिल जाता है एक्सचेंज के लिए, ये फायदा होता है। वही कह रहा है कि भाई लंग्स में हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम रह जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए एंड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है इंपोर्टेंट, याद रखने के लिए, कि जो एल्वियोलर सरफेस है, यानी कि एल्वियोलस का सरफेस, एल्वियोलस हमने पढ़ाया था ना, ये आपका ये एल्वियोलस, ये मिलियंस में होता है, हमारे लंग्स में क्या होता है, मिलियंस में होता है। तो इसका जो सरफेस है, सरफेस, ठीक है, इसी के थ्रू तो एक्सचेंज होता है ना, लंग्स के अंदर है, सरफेस से होते हुए क्या होगा, आपका ब्लड वेसल्स में जाएगा, तो सरफेस का एरिया जितना ज्यादा होगा क्या होगा,
ऑक्सीजन उतना ज्यादा अमाउंट में एट अ टाइम डिफ्यूज होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना फास्ट होगा, उतना ज्यादा फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन का, ठीक है, ब्लड में। तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो एल्वियस बहुत छोटा होने से क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। टोटल सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, मतलब एल्वियोलर सरफेस जो है ना उसको हम स्प्रेड कर दें, मतलब लंग्स में जितने भी एल्वियोल आए हैं उसको हम स्प्रेड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 80 मीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं? यानी कि अगर कोई ग्राउंड जो है सो 40 मीटर एंड 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर चौड़ा 40 मीटर लंबा, इतना एरिया कवर कर लेता है, बहुत ही लार्ज सरफेस हो गया, ठीक है। ये पॉसिबल है छोटा साइज होने का, एल्वियस बहुत छोटा छोटा होता है, छोटा कोई भी चीज जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा सरफेस एरिया होने से फायदा क्या होता है कि बहुत फास्ट रेट में क्या होता है कि एक्सचेंज होता है गैसेज का, राइट। क्या अगर इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी देन इट इज एस्टिमेटेड। अच्छा देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे प्लांट वगैरह में क्या होता है ना कि जैसे हम लोग में ऐसा सिस्टम है कि हम एक जगह से इनहेल किए हैं, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ ब्लड के हेल्प से। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे प्लांट में डिफ्यूज होता है सेल टू सेल, एक सेल से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करके जो सेल टू सेल मूव करता है ऑक्सीजन, डिफ्यूज होता है, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। अगर हम लोगों में डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होता तो समझ रहे हैं एक टो तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। वही कह रहा है कि अगर डिफ्यूजन जो है ना उसके थ्रू अगर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में मूव करता तो क्या होता है कि मतलब एस्टिमेट किया गया है कि लगभग 3 इयर्स जो है ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लग जाएगा हमारे टो तक पहुंचने फ्रॉम लंग्स, यानी कि लंग्स से टो तक मतलब पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 इयर्स का टाइम लग जाता है, क्योंकि सेल टू सेल मूव करना पड़ता और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में डिफ्यूजन जो है सो काम नहीं करता, राइट, प्लांट्स वगैरह में करता है क्योंकि डिफरेंट पार्ट से वो लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह। इसीलिए अब आ जाते हैं, क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन के बारे में यहाँ चर्चा किया गया, राइट। हाँ, क्या कह रहा है कि ह्यूमन में जो है ना, इन ह्यूमन बीइंग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब कलरिंग सब्सटेंस, ठीक है। ये सब्सटेंस क्या कहता है कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड पिगमेंट है, ये ब्लड में प्रेजेंट रहता है और इसी के कारण ब्लड पूरा रेड होता है, तो रेड पिगमेंट है। और ये क्या कहता है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में हेल्प करता है। ये प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, तो आरबीसी के सरफेस पे, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, सरफेस ऑफ द आरबीसी। क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन is and hence is mostly transported in the dissolved form in our body। देखिए इसको समझिए एक अच्छे से, क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ठीक है, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आरबीसी के सरफेस पे होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। जैसे ही हमने एयर इनहेल किया, उस एयर में से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में गया, ब्लड में आरबीसी के सरफेस पे हीमोग्लोबिन है, उससे कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होगा, ये ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन है, इससे ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, ये बना लेगा Hb.O2 जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये कहां पे हो रहा है, ये काम लंग्स में हो रहा है। इस प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन भी बोला जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन, ठीक है। कहां पे हो रहा है, इन लंग्स में हो रहा है। ये हमने जो एयर मतलब इनहेल किया उसमें से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में गया, ब्लड में आरबीसी के सरफेस पे हीमोग्लोबिन उससे कंबाइन हुआ ऑक्सीजन। अब ये ब्लड जहां जहां मूव करेगा आरबीसी मूव करेगा, आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन है, उससे कंबाइन ऑक्सीजन मूव करेगा। जहां पे भी ऑक्सीजन का जरूरत होगा तो ब्लड में से निकल के ऑक्सीजन जाएगा टिश्यू में, उस ऑक्सीजन का यूज होगा। तो जहां पे भी ऑक्सीजन का जरूरत है तो यहाँ पे जो हमारे पास है Hb.O2, ठीक है, इसमें से Hb अलग एंड O2 अलग हो जाएगा
और ये O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, क्या होगा, इट विल मूव इनटू टिश्यू में चल जाएगा, ब्लड से निकल के कहाँ जाएगा, टिश्यू में। और इसका फिर यूज होगा मतलब रेस्पिरेशन में, एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। और रेस्पिरेशन में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पढ़ा है C6H12O6, इससे ऑक्सीजन रिएक्ट किया, बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इस एनर्जी का हमारा बॉडी का सेल यूज करेगा, हमारा बॉडी सेल क्या करेगा, यूज करेगा, ठीक है। एनर्जी तो यूज हुआ, यहाँ पे ये हुआ तो एनर्जी यूज होगा। वाटर डिफरेंट मीडियम से हम रिमूव कर देते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं तो उसमें बहुत सारा वाटर वेपर रिलीज होता है। यूरिनेट करते हैं, यूरिन के थ्रू पास आउट करते थे एक्स्ट्रा वाटर, स्वेटिंग के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर हम रिमूव कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव होगा, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे कोई काम का नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड से आता है, सॉरी टिश्यू से आता है ब्लड में, अब ब्लड में आके वो हीमोग्लोबिन से वापस से कंबाइन हो जाएगा, क्या होगा, हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगा, ठीक है। तो बना लेगा Hb.CO2, ये कहाँ पे होगा, इन टिश्यूज, जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है उस सब टिश्यू में होगा, ठीक है। इसको बोला जाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब क्या होता है कि ये ब्लड जो है आएगा लंग्स तक, और लंग्स में क्या होगा कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, Hb.CO2, इसमें से हीमोग्लोबिन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कर देते हैं एक्सेल, ठीक है। इसको क्या कर देंगे हम लोग, एक्सेल कर देंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से हेल्प करता है हीमोग्लोबिन, किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहला, इसको अच्छे से समझिए आप लोग, सबसे पहले हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाया लंग्स में, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे ऑक्सीजन का जरूरत होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ये चला जाएगा टिश्यू में। इस ऑक्सीजन का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वापस से आएगा ब्लड में, हीमोग्लोबिन से ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाएगा एंड बनाएगा Hb.CO2, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो आएगा वो आएगा लंग्स तक, लंग्स में इसमें से CO2 अलग हो जाएगा एंड क्या होगा, उसको हम एक्सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में हेल्प करता है, ठीक है, बट 100% नहीं करता है। बहुत सारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। ब्लड का जो पार्ट है ना प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, और उस फॉर्म में क्या होता है कि डिजॉल्व फॉर्म वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करता है। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कैरी करता है, कुछ जो है ना प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है तो डिजॉल्व फॉर्म में मूव करता है। वहीं अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन कैरी करता है, बट मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में कैरी होता है, डिजॉल्व फॉर्म में, वाटर में डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व फॉर्म में कैरी होगा, कुछ ही परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन कैरी करेगा। समझ में आ रहा है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है सो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये मोर सॉल्युबल है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिजॉल्व होता है वाटर में, तो वो डिजॉल्व फॉर्म में ज्यादा वो ट्रांसपोर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, बट ऑक्सीजन जो है ना वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ज्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए जो इतना ही था, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। लेट मी राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है ये, इससे जो बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, राइट, बोर्ड में डायरेक्ट आएगा एनसीईआरटी से।
अब बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स है जिसमें आप लोग को दिक्कत हो सकता है, बट आई विल सिंप्लीफाई दोज टॉपिक्स। इतना सिंप्लीफाई करके मैं पढ़ाऊंगा ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, खास करके जैसे वर्किंग ऑफ आर्ट, उसमें बच्चों लोग को बहुत दिक्कत होता है, बट लेट मी टीच यू, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।